जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की अपनी प्रिपरेशन चल रही है और आज अपने 7वें चैप्टर में इंडिया वाली जो बुक है उसके तीसरे और चौथे चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो बोर्ड परीक्षा में आने लायक प्रश्न है उनका अभ्यास है वो करेंगे। आप भी फटाफट इस सीरीज के अंदर भाग लीजिएगा और फटाफट ही जवाब दीजिएगा। लास्ट में अपना इंट्रो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर है वो दीजिएगा भी आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा इसको फटाफट रिवाइज है वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न जब तैयार हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी मंजिल है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस फटाफट सीरीज में। पहला प्रश्न, निम्न में से भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व है वो किस पर है? तो प्रशासनिक इकाइयों की भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देता है दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला प्रश्न, निम्न फसलों में से कौन सी एक खरीफ ऋतु की फसल नहीं है? गौर कीजिएगा, आपको इन चारों में से बताना है कौन सी खरीफ की फसल है वो नहीं है। तो गौर करते रहिएगा। अरहर, अरहर किस में आता है? खरीफ की फसल में। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून से सितंबर का इसका टाइम रहता है, टोटल जून से सितंबर तक का। अरहर इसके अंतर्गत आता है। जूट की बात करें तो ये इसके अंतर्गत आता है। बात करें सरसों की तो सरसों कौन सी में आती है भाई? रबी के अंदर आती है। सरसों रबी के अंदर आती है, जबकि मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, चावल ये सब कौन सी है? खरीफ। तो यहां नहीं में क्या आ जाएगा? सरसों। तो बहुत से बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत ऐसे प्रश्न आते हैं खरीफ और ऋतु और रबी ऋतु के जो आधारित प्रश्न होते हैं। अगला है, उत्तर भारत में वह कौन सी खरीफ फसल है जिसे मुख्यतः चारे के लिए उगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है और सही उत्तर इसमें क्या होगा? वो है जी ऑप्शन 4, जवार आएगा इसमें उत्तर, जवार। अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय कृषि उत्पादन में कमी का कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं और ऋणग्रस्तता, ये भी सही है। कर्जे में फंस जाता है किसान। व्यापक अल्प रोजगार है, इसमें भूमि सुधारों की कमी है, यानी उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। ये ऊपर वाली सभी कृषि की समस्याएं हैं। अगला प्रश्न, भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग है वो रखता है? भू उपयोग, ध्यान रखिएगा, भू उपयोग का वो रखता है भू राजस्व विभाग है वो रखता है। अगला प्रश्न, भू राजस्व विभाग ने भूमि की उपयोगिता के आधार पर इसे कितने वर्गों में बांटा है? तो कितने वर्ग हैं जी? 9 वर्ग हैं, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भू उपयोग वर्ग नहीं है? भू उपयोग के 9 वर्ग हैं, उनमें से 9 में से कौन सा नाम इनमें से शामिल नहीं है? तो वो है सीमांत भूमि, ये शामिल नहीं है उसमें। निम्न में से उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है, तो बताइएगा इसमें से कौन सी रबी की फसल है वो नहीं है? गेहूं, जौ, चना ये सब रबी की है, जबकि कौन सी नहीं है? चावल। चावल कौन सी ऋतु में बोया जाता है? नॉर्थ इंडिया में खरीफ की ऋतु में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? भू निम्नीकरण, भूमि का उपजाऊपन जो खत्म करने का एक प्रमुख प्रकार इनमें से कौन सा हो सकता है? तो वो है जी मृदा लवणता, बिल्कुल मृदा लवणता, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि की बात हो रही है, कौन सी फसल है वो नहीं बोई जाती है? तो वो है इनमें से चारों में से गन्ना। गन्ना के लिए तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो बताइएगा, गेहूं और चावल के जो उन्नत किस्म के जो बीज हम लाए थे वो कहां से लेकर आए थे? मैक्सिको और फिलीपींस। गेहूं मैक्सिको से और चावल है वो फिलीपींस से। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत शामिल है? ग्रामीण और शहरी बस्तियां, सड़कें, नहरें, उद्योग, दुकान, ये सब की सब
गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, ऐसी कृषि योग्य भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 साल से कम समय तक कृषि रहित रहती है, जहां पर खेती नहीं होती, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पुरातन परती भूमि। बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी और आंतरिक भागों में फसल ऋतुओं की संख्या कितनी है? तो फसल ऋतुओं की संख्या है 3। तो तीसरा ही ऑप्शन, रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, और तीसरी है जायद की फसल, अप्रैल से जून के बीच में, जिसमें वनस्पति, सब्जियां, फल, चारे की फसलें हैं, वो शामिल रहती है। अगला प्रश्न, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में अपना स्थान है जी दूसरा स्थान है। अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। चावल के पश्चात भारत का दूसरा मुख्य अनाज कौन सा है? खाद्यान्न फसल कौन सी है? अनाज कौन सा है? तो सही उत्तर हो गया चावल के बाद गेहूं। इंडिया में सबसे ज्यादा चावल और उसके बाद में 2 नंबर पे गेहूं खाया जाता है। अगला प्रश्न, लाल चना और पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है? ये नाम है किसके? अरहर के। बिल्कुल अरहर के, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका, ये सब क्या हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है। और ये सब किसकी किस्में हैं जी? ये कॉफी की किस्में हैं। कॉफी अरेबिका, कॉफी रोबस्ता और कॉफी लिबेरिका। अगला प्रश्न है, किस दशक में भारत में उदारीकरण नीति और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी? और वो टाइम है 1990 का दशक। बिल्कुल चौथा ऑप्शन इसका सही, 1990 का दशक। अगला प्रश्न है, ऋत्विक बेरोजगारी मिलती है, मौसमी बेरोजगारी मिलती है, किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है? जब फसल हो तो रोजगार मिल जाता है, वरना नहीं मिलता, यानी कृषि क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद भारत सरकार ने खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय अपनाया था? व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाया। बिल्कुल सही है। कृषि गहनता को बढ़ाया, ये भी सही है। कृषि योग्य बंजर और प्रति भूमि को कृषि भूमि में बदला, तो यानी उत्तर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। और ये प्रश्न 1.5 नंबर वाले के प्रश्नों के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए प्रश्न को और ऑप्शनों को अच्छे से तैयार करना है। यहां सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात नहीं है, एक तरीके से हम पूरे चैप्टर को अच्छे से खंगाल रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत में चाय की खेती असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में कब प्रारंभ हुई? तो सही उत्तर है वो है दूसरा ऑप्शन, 1840 के अंदर, 1840। अगला प्रश्न, ब्राजील के बाद भारत खालिस्तान बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। बहुत प्यारा प्रश्न। ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान है और पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा किसे कहा जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न। नरमा किसे कहा जाता है? और यह है अमेरिकन कपास को उत्तरी भारत में क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी फसलें नाइट्रोजन यौगिकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता यानी उसके उपजाऊपन को बढ़ाती है? तो कौन सी है जी? बिल्कुल फलीदार फसलें। मटर कुलीय पादप की जो फसलें हैं उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम जीवाणु होता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलता है। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन सी है? चना, सरसों, गेहूं, ये रबी की है, तो कौन सी है जी? चावल। ध्यान रखिएगा, चावल, कपास, बाजरा, जूट, मक्का, ज्वार, अरहर या तुर, ये सब खरीफ ऋतु की फसलें हैं। रबी की फसल है कौन सी है जी? अब बात आती है चावल, तो खरीफ की है ये, यहाँ रबी की पूछी है। कपास है, ये भी खरीफ ऋतु की फसल है। मक्का की बात करें तो ये किस में आ जाता है? ये भी खरीफ के अंतर्गत। तो कौन सा बच गया? गेहूं। गेहूं अपना किस फसल का उदाहरण है? रबी की फसल का उदाहरण है। जायद की फसल नहीं है। बहुत प्यारा प्रश्न। इनमें से जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल अप्रैल से जून का टाइम पीरियड है, उसमें सब्जियां, फल, चारे वाली फसलें आती है। तो देखिए तरबूज उनमें शामिल है, सब्जियां शामिल है, खीरा सलाद के रूप में खाया है ना आपके, तो उत्तर कौन सा हो गया? जवार। जवार। जवार किस में आ रहा है? जवार आता है खरीफ की फसल है, ये ध्यान रखिएगा।
बहुत प्यारे प्रश्न। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो क्या है? ओस, अमन और बोरो क्या है पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत? और ये सब हैं चावल की फसलें हैं, चावल की फसलें हैं। तीनों टाइम में वहां पर चावल उगाया जाता है, जिसे ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कॉफी की कौन सी किस्म का अधिक उत्पादन किया जाता है? याद कीजिए, हमने कॉफी की तीन, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका पढ़ी। भारत में कॉफी की कौन सी किस्म का अधिक उत्पादन किया जाता है? तो कॉफी अरेबिका, कॉफी अरेबिका का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो लगभग 71% है वो पृथ्वी के ऊपर पानी है, और लगभग इतना ही पानी अपने शरीर के अंदर भी है। अगला प्रश्न, उसकी बात करें तो कुल जल संसाधनों में अलवणीय जल कितने प्रतिशत है? अलवणीय मीठा पानी है वो कितने प्रतिशत है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और वो है 3%। मीठा पानी जो अपना है वो 3% है 71 में। भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत है? तो वो कितना है? 4% है। 4%। विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत? 4% इंडिया में है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत देश में कुल उपयोगी जल संसाधन है वो कितना है? कुल उपयोगी जल संसाधन, और वो है बिल्कुल पहला ही ऑप्शन 1122 घन किलोमीटर। 1122 घन किलोमीटर। भारत में धरातलीय जल का कितने प्रतिशत भाग उपयोग किया जा सकता है? और कितना किया जा सकता है? 32%। बहुत बढ़िया, 32% है वो उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य के जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? किसकी मात्रा बढ़ती जा रही है बिहार पश्चिम बंगाल के अंदर? बहुत प्यारा प्रश्न, और यह है संख्या। हिंदी में संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं आर्सेनिक, जो बहुत ही विषैला एलिमेंट है, आर्सेनिक या संख्या। अगला प्रश्न, भौम जल का कितने प्रतिशत कृषि में उपयोग होता है? तो भौम जल का, भूमि के जल का, ग्राउंड वाटर का कितना जी? 92% है वो खेती में उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है? फटाफट बता दीजिएगा। भौम जल, ग्राउंड वाटर का सबसे अधिक इस्तेमाल कहां पर होता है? और वो है पहला ही ऑप्शन, पंजाब के अंदर ग्राउंड वाटर है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, टांका है। टांका क्या होता है? टांका है बिल्कुल जल संरक्षण की एक टेक्निक है। टांका आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। पश्च जल, जिसे कयाल भी कहा जाता है, ये आपको कहां पर मिलेगा? पश्च जल, बेक वाटर या कयाल, ये आपको मिलेगा केरल के अंदर। पश्च जल कहां मिलेगा? केरल के अंदर। अगला प्रश्न, भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? अगर इंडिया के मैप की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती नदियों का सही क्रम कौन सा है? फटाफट थोड़ा सा, अगर आप वीडियो पॉज करके भी इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है, और इन चारों ऑप्शन में से सही है वो है महानदी, फिर आता है गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेनार और फिर कावेरी। यानी मैप से देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरियाली परियोजना का उद्देश्य क्या है? हरियाली क्या है? ध्यान रखिएगा, हरियाली जल संरक्षण की तकनीक है जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। ये पीने के पानी को उपलब्ध करवाती है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है, मछली पालन के लिए पानी उपलब्ध करवाती है। यानी उत्तर क्या हो जाएगा फिर? उपरोक्त सभी। बहुत प्यारा क्वेश्चन भी। हरियाली परियोजना जो केंद्र संचालित जल संरक्षण, जल संभर परियोजना है, इसके ये सभी उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है? बहुत प्यारा प्रश्न, कई बार आया। अरवारी पानी संसद का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है। राजस्थान के अलवर जिले से। दिल्ली और इटावा के बीच कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? तो वो है दिल्ली और इटावा के बीच में नाम आता है जी यमुना नदी। यमुना, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना बनाना आवश्यक कर दिया है? घरों में पानी एकत्रित करना अनिवार्य बना दिया है, और वो स्टेट है बिल्कुल तीसरा ऑप्शन, तमिलनाडु। तमिलनाडु। बहुत प्यारा प्रश्न।
अगला प्रश्न, जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था 2015-16 के अंदर। चौथा ऑप्शन 2015-16 में। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की पहली प्राथमिकता है वो क्या है? पहली प्राथमिकता किसको भी, हाँ, पानी जो उपलब्ध होगा वो किसके लिए होगा? तो वो है पीने के लिए, यानी पेयजल। पहली प्राथमिकता क्या है? पेयजल। अगला प्रश्न, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन है। अगला प्रश्न, भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत, ये लास्ट ईयर बोर्ड परीक्षा में भी आया था, और वो है चौथा ऑप्शन, जैव और जैवाणविक संदूषण की बात आती है। अगला प्रश्न, नीरू मीरू जल संभर विकास परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नीरू मीरू का संबंध है वो किस स्टेट से है? तो इसमें आता है जी आंध्र प्रदेश। नीरू यानी जल, मीरू यानी आप, जल और आप, आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न, धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस में होता है? सबसे अधिक लाभ, पीछे एक प्रश्न भी आया था और वो है एग्रीकल्चर के अंदर, खेती में सबसे अधिक यूज होता है। अगला प्रश्न, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना भी है, दामोदर घाटी परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, यानी सभी, उपयुक्त सभी। कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, भारत की किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए, तो अच्छे से 3-4 नाम है वो याद रख लीजिएगा। और ये थे आज की अपनी फटाफट MCQ सीरीज बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। तो बताइएगा 52 में से कहां पर आप पहुंच गए हो? अपना मिशन फिक्स है अब की बार 90 पार। अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा, जितना टाइम बचा है उसका आपको सदुपयोग करना है। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।